नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इन खबरों से रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुरु की भूमिका निभाते नजर आए। अपने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। करीब पौने 2 घंटे तक पीएम सर की मेगा क्लास में बच्चों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन से लेकर बेहतर नागरिक बनने के गुर मिले। पीएम ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बेहद सरल और मजेदार अंदाज में बच्चों के हर एक सवाल का जवाब दिया। कैसे बोर्ड की तैयारी की जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, इन सभी सवालों का जवाब पीएम ने दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो इतने पॉजिटिव रहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना वो कैसे करते हैं। आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री से बेझिझक सवाल करते नजर आए और पीएम मोदी के जवाबों को लेकर काफी खुश नजर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नयानिका चक्रवर्ती। कहाँ से हैं आप? कौन से? मैं एपीएस शंकर बिहार से। तो कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आपने देखा है? हाँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या सीखने को मिला? बहुत अच्छा था। पीएम प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल इंस्पायर कर डाला है, मोटिवेट हो गए अभी जाकर। तो क्या कुछ एक नई चीज जो आपको सबसे अच्छी लगी सुनकर? सबसे बड़ी बात ये थी कि पता चला कि एग्जाम से पहले डरने से कुछ होने नहीं वाला है। बहुत बार लोगों ने कहा था, बट प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया आपको इंस्पायर जाए। तो अब मोटिवेटेड होकर वापस जाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे एग्जाम का अच्छा करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता पिता से भी अपील की कि बच्चों के परफॉर्मेंस और उसके रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा दोस्तों के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। जहां आप मजबूत हैं तो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों से नहीं खुद से प्रतिस्पर्धा करें। जहां आप मजबूत हैं वहां आप दूसरे बच्चे की मदद करें और जिस विषय में वो बच्चा मजबूत है उससे आप मदद ले लें। इससे दोनों मिलकर परीक्षा के तनाव को दूर कर सकते हैं और परीक्षा देते समय उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज के रास्ते से बिहार पहुंची। यहां पर राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश किया। किशनगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन नीतीश कुमार पर वो कुछ नहीं बोले। हालांकि राहुल गांधी ने ओबीसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा जरूर उठाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत और हिंसा।
उसके खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी है, मोहब्बत। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो? तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिला है, इस कारण देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार खेती और मजदूरी करने वालों की मदद नहीं करती, उनके लिए बैंक के दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन चुनिंदा अरबपतियों के लिए सरकार के सारे दरवाजे खुले रहते हैं। तो राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, देश के पूरे बजट का निर्णय यही अधिकारी लेते हैं, लेकिन इन 90 अधिकारियों में ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 लोग हैं। इसीलिए हमने सामाजिक न्याय के लिए क्रांतिकारी काम करने का निर्णय लिया है। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। इसीलिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। तो सोमवार का दिन ईडी की कार्रवाई के नजरिए से काफी अहम रहा। लालू प्रसाद यादव को भी ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। उन्हें ईडी के पटना स्थित दफ्तर में पेश होना पड़ा। सुबह 11 बजे रावड़ी आवास से बेटी और सांसद मीसा भारती के साथ लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने लालू की गाड़ी को घेर लिया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। लालू ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद ईडी की टीम दफ्तर पहुंची। इससे पहले ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खास कर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी की समर्थकों की काफी भीड़ जुटने लगी थी। आरजेडी के कई विधायक भी यहाँ पर पहुंचे। समर्थक यहाँ पर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। आरजेडी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि लालू यादव बीमार हैं, उन्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लालू को 29 जनवरी और तेजस्वी यादव को 30 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। तो कुछ दिन पहले ही ईडी ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया था। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हथियाने के आरोप है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 तक इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और एके इंफ्रा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी।
इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। यह पूछताछ करीब 7 घंटे तक चलती रही। मानेसर लैंड डील मामले में हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ हुई है। 2 हफ्ते पहले भी हुड्डा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तब प्रवर्तन निदेशालय ने 2004 से 7 के दौरान हुए गुरुग्राम के 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 6 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें कहा गया कि हुड्डा ने कुछ सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं दिए हैं। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने साजिश बताया है। शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों पर कर रही है। देखो, हमने कहा और आपने देखा, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे जो सामने इनके मुंह खोल के इंडिपेंडेंट बात कुछ कर सकते हैं, हर एक के पीछे और राजनीतिक रूप से तो ये द्वेष से काम करते ही हैं। ईडी का इस्तेमाल होता है, इन सब सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है और जिस तरह से ईडी को पावर दी गई है, आप देखते हैं। अगर हुड्डा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो आप सब लोग एकजुट हैं मैडम? अगर हुड्डा जी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है, मैंने खुद कहा, हमारे साथियों ने कहा, ये केवल और केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हुड्डा से ईडी की ये दूसरी पूछताछ है, जो इशारा कर रही है कि हुड्डा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जुलाई के अंत में भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में मानेसर भूमि घोटाला और एजीएल प्लांट आवंटन मामले में 2 दिन में करीब 16 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके अलावा हाल ही में 17 जनवरी की अगर आप बात करेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा से वहां भी लंबी पूछताछ हुई और यहां पर भी मामला कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सवाल जवाब का यह दौर भी लंबा ही नजर आया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा ईडी के सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं। और राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा की भी एक सीट है जो खाली हो रही है, उस पर भी यह मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि इन 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म होना है। इन पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। 56 सीटों में से सबसे ज्यादा 10 उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार की 6-6 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटें हैं। कर्नाटक और गुजरात की 4-4 राज्यसभा सीटों पर भी 27 फरवरी को ही मतदान होगा। इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा की 3-3 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल की 1-1 सीट पर मतदान होगा। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव के लिए आयोग 8 फरवरी को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच तारीख 16 फरवरी है। उम्मीदवार 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। राज्यसभा के जिन सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने वाला है, उनमें 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रेलवे, आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी इस साल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। 2 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में और बिहार से 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 3-3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 1 राज्यसभा सांसद रिटायर होंगे।
महाराष्ट्र से रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों में राणे, पूर्व सूचना व प्रसारण और पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सीनियर बीजेपी लीडर वी मुरलीधरन शामिल हैं। शिवसेना यूटी सांसद अनिल देसाई, एनसीपी की वंदना चौहान और कांग्रेस के कुमार केतकर भी रिटायर होंगे। तो चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इन 56 सीटों पर चुनाव के बाद संसद के उच्च सदन की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। और ज्ञानव्यापी मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से नजर पहुंच गई है। वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से कहा है कि वो 19 मई 2023 को दिए अपने उस आदेश में बदलाव करे, जिसके तहत परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग मिली थी उस जगह पर वैज्ञानिक सर्वे पर लगी रोक को हटाया जा सके। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को ज्ञानवापी की उस जगह पर सर्वे के निर्देश दे, जिस जगह पर कथित तौर पर शिवलिंग होने की बात कही गई थी, ताकि शील्ड क्षेत्र में मौजूद उस शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी प्रकृति और उससे जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके। On the loose stone, फिर sculpture remains in the cellars etc. It can be said that, अब ये ASI का जो conclusion है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ASI ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। पूरा मामला भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 1991 पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने की अनुमति मांगी गई। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश यथास्थिति रखी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ा दी। 2019 वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। 2021 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि सर्वे को परिसर में बनी नई और कृत्रिम दीवारों छतों को हटाने के बाद ही सर्वे किया जाए। इसके अलावा अन्य सील जगहों पर भी खुदाई और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे किए जाएं और रिपोर्ट अदालत को दी जाए। इसके अलावा हिंदू पक्षकार की अगर बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि ये सर्वे जो है बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से करवाया जाए। मौजूदा समय में विवादित परिसर में वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित है, यानी वहां सीलबंदी की गई है। वहां हिंदू पक्षकार जो हैं आदि विश्वेश्वर, उन्होंने ये दावा किया है कि यहां पर शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये फव्वारा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी और रोहतक के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका हम दे रहे हैं और खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे। हरियाणा में चल रही ग्रुप सी और डी की 60,000 के लगभग भर्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला।
स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद ये समय आता है और 5 साल लोकसभा को भी पूर्ण हो गए हैं और विधानसभा के भी कुछ समय के बाद पूर्ण होंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है, तो मुझे लगता है कि अपने अपने समय पर ही होंगे। तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है। सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। राम के नाम से कोई राजनीति नहीं है। राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है, और जो राम का नहीं है वो कहीं का नहीं है, किसी का नहीं है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक स्थित अपने पैतृक गांव बनियानी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए अपने पैतृक घर को गांव और समाज के नाम किया, जिसमें बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं अपने गांव में आया हूं और ये गांव मेरे लिए बहुत ही दर्शनीय है। मेरे लिए बहुत एक प्रकार से, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, माता पिता की जो निशानी वो एक मकान ये जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था, मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को स्कूल कर दिया है, ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। ई-लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गाँव के लोग करना चाहेंगे, कमेटी बना करके वो करेंगे। इसलिए आज इस घोषणा को करते हुए मुझे बहुत प्रसन्न। आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी स्वच्छ शासन और प्रशासन, पारदर्शिता, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के साथ साथ आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाकर खड़ा करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन आने वाले चुनाव में जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक रणनीतिक विषय है जिसका जवाब वो भविष्य में ही दे पाएंगे। बीजेपी की तरफ से राम के मुद्दे पर राजनीति किए जाने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी की कोई रणनीति राम पर आधारित नहीं है, लेकिन जो लोग राम के नहीं वो किसी काम के नहीं और कहीं के नहीं। और कांग्रेस के एसआरके गुट के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आला कमान की तरफ से एसआरके की जो यात्रा चल रही है उसे मंजूरी दे दी गई है, यानी अब ये यात्रा हरियाणा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच गुटबाजी खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुटबाजी के मामले को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अब एसआरके की यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। राहुल गांधी ने दीपक बावरिया को आपसी समन्वय बनाने की सलाह दी है। इसके बाद अब दीपक बावरिया का बयान भी सामने आया। मंजूरी मिल गई है। आपके प्रस्तावना मैंने काफी चैनलों से भी शेयर कर दिए हैं कि शैलजा जी ने एक अच्छी भावना से शुरू की थी, वो उनका एक वक्तव्य था, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, मैडम आपको इसका सबका बना दें, और शी हैज ऑल्सो रिस्पोंडेड वेल। सभी लीडरों का साथ लेते हुए वो कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में देखोगे कि हरियाणा में पार्टी पूरी एक बड़ी यूनिटी के साथ जो है विपक्ष को टक्कर देगी, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है सर। इस बयान में दीपक बावरिया ने कहा कि सैलजा ने अच्छी भावना से यात्रा शुरू की थी, वो सभी नेताओं को साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब एसआरके की यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा हो गई है।
तो राहुल गांधी ने, आपको बता दें, अपनी यात्रा पर निकलने से पहले हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात की थी। इसमें एसआरके गुट के जो तमाम नेता थे, उन्होंने कहा कि वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं जिससे कि हरियाणा कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो। साथ ही उन्होंने दीपक बावरिया की तरफ से जो पत्र लिखा गया था उसका मुद्दा भी उठाया। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पर नाराजगी जताई, जवाब लिया। राहुल गांधी ने कहा कि भविष्य में इस तरह का कोई पत्र ना जारी किया जाए, सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये वो दिन भर की तमाम खबरें रहीं जो कि सुर्खियों के तौर पर छाई रही हैं। फिलहाल इससे खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।